हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें लगभग हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार भी पढ़ लिए थे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक जो इस चैप्टर की जान है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि नीट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा 11th एग्जाम के लिए भी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से 101% अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें से जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हृदय की संरचना, यानी हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके बारे में हृदय यानी कि हार्ट की संरचना, हार्ट की संरचना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हार्ट क्या है, हृदय क्या है। सभी बच्चों को पता है कि भाई हृदय है तो हम हैं, है ना। एक ऐसा अंग जो लगातार 24 घंटे काम करता है, 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है। बिल्कुल आराम नहीं है इसको, क्योंकि इसने आराम कर दिया तो फिर हो जाएगा कल्याण, आपको सभी को पता ही है। तो हृदय जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए बात करते हैं हृदय की उत्पत्ति। कुछ जैसे मैं नोट्स के रूप में बनाती जाऊंगी और आपको भी उसी तरह से अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो देखिए इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो होती है भैया, वो होती है मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। मीजोडर्म, ढूंढिए मीजोडर्म से। अब आप कहोगे ये मीजोडर्म क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब एक बच्चा गर्भावस्था में होता है और जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो आपने एक शब्द सुना होगा गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन, है ना, और जिसे अपन गैस्ट्रुला के नाम से भी जानते हैं। उस समय क्या होता है कि जो ब्लास्टुला होता है वो गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होता है। जो ब्लास्टुला होता है वो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है, और गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता क्या है कि 3 प्रकार की परतें बनती है। क्या बनती है? 3 प्रकार की परतें। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से जैसे रोटियां होती है ना, रोटियां, वैसे ही 3 परतों का निर्माण होता है। एक तो सबसे ऊपर वाली परत, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म। फिर बीच वाली जो परत होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम नाम से जानते हैं मीजोडर्म। किस नाम से? मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। ये हमारी मीजोडर्म होगी। ठीक है, एक्टोडर्म, उसके नीचे कौन सी हो गई? मीजोडर्म। मीजोडर्म। और सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो तीनों परतें हैं इनको हम कहते हैं जनन स्तर। क्या कहते हैं इसको हम? जनन स्तर। ये तीनों क्या कहलाती है भैया? ये कहलाती है जनन स्तर। जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों की तीनों जनन स्तर कहलाती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में, हमारे शरीर में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार के उत्तक। चारों प्रकार के उत्तकों का निर्माण इन 3 प्रकार के जनन स्तर से होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? तंत्रिका उत्तक का। किसका? तंत्रिका उत्तक का। तंत्रिका उत्तक का। किससे? एक्टोडर्म से। अगर हम बात करें मीजोडर्म से, तो यहाँ पर 2 प्रकार के उत्तकों का मीजोडर्म निर्माण करता है। एक तो होता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, और एक होता है कौन सा वाला? पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक। तो 3 प्रकार के उत्तक तो हो गए, कौन से? तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक। और इन तीनों का निर्माण किस किस से हो रहा है? देखो, एक्टोडर्म से तंत्रिका उत्तक बन रहा है, मीजोडर्म से 2 प्रकार के उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक, है ना। अब इसके अलावा एक और उत्तक बच गया है जो कि है उपकला उत्तक। और बहुत सारे बच्चों का जब मैं ये सवाल पूछती हूँ तो यही आंसर आता है कि उपकला उत्तक अब बचा कुचा जो एंडोडर्म है वो बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उपकला उत्तक का निर्माण जो है, ध्यान से समझिएगा, उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण
इन तीनों जनन स्तर से होता है। किस किस से? एक्टोडर्म से भी होता है, एक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से भी होता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें पता है कि उपकला उत्तक क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंगों के अस्तर का निर्माण करता है। अंगों का अस्तर मतलब अंगों को बाहर से कवर करना और अंदर से कवर करना। तो अंग तो है, जो आपको पता ही है कि भाई अंग है वो तंत्रिका उत्तक भी हो सकता है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, कोई भी अंग, आंतरिक अंग कोई भी हो सकते हैं। तो जहां पर जैसे अंग होंगे वैसा ही उपकला उत्तक होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका निर्माण तीनों से होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो हृदय की उत्पत्ति किससे हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तरल संयोजी उत्तक के रूप में हम किसको जानते हैं, हमारे रक्त को जानते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का इससे रिलेटेड जो भी तंत्र है वो संयोजी उत्तक है, और संयोजी उत्तक की उत्पत्ति किससे हो रही है, मीजोडर्म से। इसका मतलब हृदय की उत्पत्ति भी किससे हो रही है, मीजोडर्म से हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर होती है। स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थिति का मतलब ये होता है कि ये कहां पर स्थित होता है, ये कहां पर स्थित होता है। तो चलिए एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मानव है, चलिए, और यहां पर इसका डायफ्राम है, मान लीजिए ये डायफ्राम हो गया इसका, है ना। और यहां पर इसकी श्वास नली है, और वो श्वास नली आती है और दो भागों में बट जाती है, और यहाँ पर इसके लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, ठीक है, ये फेफड़े हो गए। अब जो ये फेफड़ों के बीच में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान जो फेफड़ों के बीच में दिख रहा है ना आपको, ये इस खाली स्थान को हम कहते हैं मध्यावकाश। क्या कहते हैं इसको, मध्यावकाश, मीडियास्टिनम। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीडियास्टिनम, स्टिनम कैविटी, है ना, मीडियास्टिनम कैविटी, मध्यावकाश गुहा या मीडियास्टिनम कैविटी। दोनों फेफड़ों के बीच का जो ये स्थान है इसको मीडियास्टिनम कैविटी कहा जाता है। और जो हमारा हृदय होता है इसी मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर पड़ा रहता है। और ये जो हृदय होता है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है, किसकी तरफ, ये जो अपना लेफ्ट वाला जो लंग है इसकी तरफ ये थोड़ा झुका हुआ होता है, बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो ये जो बायां फेफड़ा होता है ना, ये थोड़ा सा अंदर की ओर इस प्रकार से एक खांच बना लेता है अपने अंदर, ठीक है, ये इस प्रकार से खांच बना लेता है, और यहीं पर कहीं पर हमारा हृदय स्थित होता है जो इसकी तरफ झुका हुआ होता है। तो इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो मध्य अवकाश है, या फिर जिसे अपन कहते हैं मीडियास्टिनम कैविटी, इसके अंदर हमारा हृदय पड़ा रहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये आपको पता ही चल गया है कि भाई ये कहां पर है, मध्य अवकाश कैविटी के अंदर, ठीक है, मध्य अवकाश में, दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी वजन की, तो वजन होता है लगभग 300 ग्राम, लगभग कितना, 300 ग्राम। एक मुट्ठी के जो मुट्ठी होती है ना, बंद मुट्ठी, उसके जितना सा ये होता है, और इसका वजन भी इतना ही होता है। चलिए फिर हम बात करते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं क्या, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है भैया, कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने कई बार नाम सुना होगा कि डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो इसी तरह से हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे अपने नोट्स के साथ साथ उतार भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय की संरचना की। तो हृदय जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है। तो ये जो हृदय है, ये खुद देखो, हृदय तो है ना, हृदय की खुद की अलग भित्तियां होंगी, लेकिन जो पूरा हृदय है वो दो भित्तियों से घिरा हुआ है। जैसे ये हृदय है और ये दो भित्तियों से घिरा हुआ है, इस प्रकार से, ये एक भित्ति और इसके चारों ओर दूसरी और भित्ति, ये दो भित्तियों से घिरा हुआ है। और बीच में कौन है, हार्ट है, हृदय है ना। तो इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये तो हमारा क्या हो गया, हृदय हो गया, यानी कि हार्ट हो गया। और यहाँ पर दो झिल्लियां हैं जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। दोनों क्या है ये, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, परी हृदय झिल्ली, परी हृदय झिल्ली, या फिर इसी को अपन क्या कहेंगे इंग्लिश में, पेरिकार्डियम
कहेंगे। ठीक है, अच्छा परिहृदय झिल्ली के अलावा इसको हम और क्या कह सकते हैं, हृदय आवरण भी कह सकते हैं। इसी को हम हृदयावरण यानी कि हृदय आवरण भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपको ज्यादा हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इंग्लिश में याद रखिए। इंग्लिश में क्या कह देंगे इसको, पेरिकार्डियम कह देंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है। यहाँ पर किसके बीच में, ये पेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, जिसे अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना। इसको हम क्या कह देंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, हृदयावरण जो द्रव है, हृदयावरण द्रव के दो आप, या फिर आप इसे परिहृदय द्रव के दो आप। ठीक है, या परिहृदय तरल के दो आप, हिंदी में परिहृदय तरल। और ये काम क्या करता है परिहृदय तरल, ये क्या काम करता है कि जब हमारा हृदय धड़कता है, जब हृदय के अंदर धड़कन उत्पन्न होती है, तो इनके बीच में घर्षण को कम करने का काम करता है कौन, परिहृदय तरल। ठीक है, घर्षण को कम करने का काम कौन करेगा, परिहृदय तरल। इसके अलावा और क्या काम करता है, ये बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से भी हृदय की रक्षा करने का काम करता है, संक्रमण से हृदय को बचाने का काम करता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस हृदय की झिल्लियों की। मैंने कहा कि हृदय, पूरा हृदय जो है वो बंद मुट्ठी के समान है, और उसके बाहर की और दो झिल्लियां हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डियम कह रहे हैं या परिहृदय झिल्लियां कह रहे हैं, और उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। लेकिन इस हृदय की खुद की भी तो कितनी भित्तियां हैं, इसकी खुद की भी 3 भित्तियां हैं। हृदय की खुद की भी 3 स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हृदय के स्तर, हृदय के स्तर या यूं कह सकते हैं हृदय की भित्तियां। ठीक है, तो हृदय के अंदर जो है क्या होता है, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अब हृदय के स्तर की बात करें तो सबसे बाहर वाला हृदय के स्तर, हृदय के स्तर। ठीक है, हृदय के खुद के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जैसे जो सबसे बाहर वाला स्तर होता है ना, जो सबसे बाहर वाला, ये हृदय का सबसे बाहर वाला स्तर है। मैं इसको हृदय के रूप में ना बनाकर एक इसी राउंड के रूप में बना रही हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम। हृदय का बाहरी स्तर क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है। फिर हृदय का जो मध्य वाला, ये बीच वाला जो स्तर है ना, और ध्यान रखिएगा बीच वाला स्तर कभी भी आप लोग, बीच वाले स्तर को कभी भी, बीच के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, यूज कौन सा करते हैं, शब्द मायो, है ना। तो इस वाले बीच वाले स्तर को हम क्या कह देंगे यहाँ पर, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, जो बीच वाला स्तर है वो क्या कहलाएगा, मायोकार्डियम कहलाएगा। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला स्तर है, जो सबसे अंदर वाला ये जो स्तर है, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, बाहर वाला स्तर पेरिकार्डियम, फिर बीच वाला मायोकार्डियम, और तीसरा जो है हमारे पास में कौन सा हो गया, एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो है वो किसके हैं, हृदय के स्तर है, हृदय के स्तर। और ये जो हमने बाहर वाली झिल्लियां जो बनाई थी ना, ये वाली झिल्लियां, देखिए ये जो तीनों बनाए ना, ये इसके स्तर पे, और ये जो है ये हृदय को ढकने वाली, चारों ओर से घेरे रखने वाली झिल्लियां है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरिकार्डियम दे रहे। वो ये पेरिकार्डियम है। और यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई। पेरिकार्डियम तो वो हो गया ना, फिर पेरिकार्डियम कैसे होगा, ये एपिकार्डियम होगा। अरे पेरिकार्डियम नहीं, एपिकार्डियम, गलती हो गई बच्चों, जल्दबाजी में। एपिकार्डियम होगा ना, पेरिकार्डियम तो उन झिल्लियों को बोला है, ये सबसे बाहर वाला है, तो यहाँ पर एपिकार्डियम होगा, इसके अंदर होगा मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की ओर कौन होगा, एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए ये मिस्टेक हो गई है, और आप इस मिस्टेक को आप खुद भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग संरचना की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो हृदय होता है, हमारा हृदय है ना, मानव का जो हृदय होता है, मानव का जो हृदय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो कैसा होता है, वो पेशी जनित होता है। कैसा होता है, पेशी जनित। ठीक है, मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, पेशी जनित होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पेशी जनित का अर्थ क्या होता है कि भैया हमारे हृदय के अंदर धड़कन तो उत्पन्न होती है, ये हम सभी जानते हैं, हमारा हृदय धड़कता है,
1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये जो धड़कन उत्पन्न होती है ना, ये किसी तंत्रिका तंतु की वजह से, ये तंत्रिका तंत्र के आवेग की वजह से नहीं होता है, ये हृदय के अंदर ही पड़ी हुई कुछ पेशियों के स्तर के कारण होता है, ये कुछ पेशियों के कारण होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा जो हृदय है वो पेशी जनित है। हालांकि हृदय के अंदर देखो, ध्यान से समझना कि ये जो हृदय है, ये जो हृदय है, इस हृदय की भित्तियों के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? हमारे हृदय की जो भित्तियां होती है, ये हमारे हृदय की जो भित्तियां हैं, इसके अंदर तंत्रिका तंतु भी होंगे, कुछ तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, है ना? ठीक है। और ये तंत्रिका तंतु के जो तंत्रिका तंतु है, ठीक है, वो कब काम करेंगे? जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी। तो स्वायत्त तंत्रिका के कुछ तंतु भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर रक्त वाहिनियां भी उपस्थित होगी, रक्त वाहिनियां भी उपस्थित होगी, ठीक है, रक्त वाहिनियां भी यहाँ पर उपस्थित होगी। लेकिन यहीं पर एक पेशी का एक गुच्छा या एक बंडल पाया जाता है, एक बंडल होता है जिसे हम कहते हैं एसे नोड। आगे जाकर मैं बताऊंगी आपको, इसको हम क्या कहते हैं? एसे नोड कहते हैं। और इसी एसे नोड की वजह से इस हृदय के अंदर जो है वो धड़कन उत्पन्न होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हृदय धड़कता है, तो यहाँ यहीं से आवेग यहीं से उत्पन्न होता है। और ये एसे नोड है क्या? ये पेशी है, इसीलिए क्योंकि ये पेशी की वजह से धड़कता है, किसी तंत्रिका तंतु की वजह से नहीं धड़कता है, इसीलिए हमारा हृदय जो है, मानव हृदय कैसा हो गया? पेशी जनित हो गया, ठीक है। बाकी कई जीव जंतु जो होते हैं उनके हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है किसी वजह से? तंत्रिका तंत्र की वजह से। तो बहुत सारों का जो है वो तंत्रिका जनित हृदय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो अब मेनली हम बात अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे, हृदय की स्ट्रक्चर। अभी तो नॉर्मल सी जानकारी ले रहे थे। तो देखिए हृदय के अंदर, हृदय की अगर हम बात करें तो दो ऊपर की ओर छोटे छोटे से खांचे होते हैं इस प्रकार से, है ना, दो ऊपर की ओर, और उसके नीचे की ओर इस प्रकार से दो बड़े बड़े यहाँ पर नीचे की ओर क्या होंगे? इसके अंदर खांचे होंगे, ठीक है। हम खांचे तो वैसे इसको नहीं कह सकते हैं, कोष्ठ कह सकते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, है ना, कोष्ठ कह सकते हैं, खांचे तो अपने नॉर्मल भाषा में हो जाएगा। 4 कोष्ठ होते हैं, 2 ऊपर कोष्ठ, 2 नीचे कोष्ठ। अब आप ध्यान से समझिएगा। और ये हृदय किसका है? जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं खड़ी हूं, तो ये समझिएगा मेरा ही हृदय, ठीक है। यानी आपको सामने वाले व्यक्ति का हृदय पढ़ना है, तो सामने वाले व्यक्ति का ये वाला कौन सा भाग हो गया? ये राइट और ये लेफ्ट, ये दाया और ये बाया। इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो दाया है और ये वाला भाग बाया है, ठीक है। अब जो ऊपर वाले आपको छोटे छोटे जो ये 2 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? इसको आलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाले 2 कोष्ठ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला है, इसको हम कौन सा आलिंद कह देंगे? इसको हम कह देंगे दाया आलिंद। इसको हम किस नाम से जानेंगे? दाया आलिंद, ठीक है। ऑरिकल जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑरिकल। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? दाया निलय, दाया निलय, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये दाया हो गया, तो ये कौन सा हो गया? बाया आलिंद। ये बाया आलिंद है, इस कोष्ठ को हम बाया आलिंद कहेंगे। और नीचे वाले को हम क्या कह देंगे? बाया निलय, वेंट्रिकुलर, ठीक है। वेंट्रिकल भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। दाया निलय यानी निलय को क्या कहेंगे? वेंट्रिकल, और इसको क्या कहेंगे? ऑरिकल, ठीक है। तो ऊपर वाले कोष्ठ को हम आलिंद कहते हैं, नीचे वाले कोष्ठ को हम निलय कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों आलिंद हैं, ये जो दोनों आलिंद हैं, इन दोनों आलिंद को जोड़ने के लिए, ये यूं कहूं कि इनके अंदर सेपरेट करने के लिए, यहाँ पर एक इनके बीच में एक खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके बीच में एक खांच पाई जाती है। और वो खांच जो होती है वो थोड़ी सी इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है। किसकी तरफ मुड़ी हुई होती है ये? अरे थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सही बनाने की कोशिश करती हूँ। ये जो खांच है, ये इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? आलिंद के बीच में, 2 आलिंद के बीच में ये खांच है। और ये खांच जो है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। एक तरह से ये क्या कर रही है? दोनों को जोड़ने का ही काम कर रही है। किस किस के बीच में है? ये आलिंद के बीच में है, ठीक है, आलिंद के बीच में है। तो चलिए ये खांच को फिर से थोड़ा सही से बनाया जाए, ये थोड़ी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रही है भी। इसको ऐसे बना लेते,
ये जो खांच है ना, ये मुझसे अभी सही बन नहीं रही है, लेकिन ये जो खांच है ये किसके बीच में है? दोनों आलिंद के बीच में है, दोनों आलिंद के बीच में है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंतरानिलयी खांच। इसको हम क्या कहेंगे? अंतरानिलयी खांच। और अंतरानिलयी खांच जो होती है, आप ध्यान से देखिए, अंतरानिलयी खांच किसकी तरफ मुड़ी हुई है? बाएं आलिंद की तरफ। ऐसे है ना, ये बाएं आलिंद की तरफ है। तो बायां आलिंद जो होता है, ध्यान रखना, बायां आलिंद तो कैसा होगा? छोटा होगा। बायां आलिंद कैसा होगा? छोटा होगा। और इसके कंपैरिजन अगर हम दायां आलिंद देखें तो ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि अभी देखिए, वापस समझाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए कि जो खांच है, दोनों आलिंदों के बीच में जो खांच है वो कुछ इस प्रकार से है ना। तो ये तो हो गया अपना कौन सा वाला? दायां आलिंद। और ये कौन सा वाला हो गया? अपना बायां आलिंद। तो ये जो खांच है, ये खांच मुड़ी हुई किसकी तरफ है? ये बाएं आलिंद की तरफ मुड़ी हुई है। ये बायां आलिंद है ना, ये बायां आलिंद है, ठीक है, ये दायां आलिंद है। तो बायां, ये जो खांच है ये किसकी तरफ मुड़ी हुई है? बाएं आलिंद की तरफ मुड़ी हुई है, थोड़ी इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी वजह से दायां आलिंद जो है वो दायां आलिंद तो कैसा हो गया? बड़ा हो गया। और बायां आलिंद कैसा हो गया? ये छोटा हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें मैं सही से बना नहीं पाई हूं, लेकिन आप समझ जाना कि इसी की वजह से दायां आलिंद बड़ा हो जाता है और बायां आलिंद छोटा हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए आलिंद, ये तो आलिंद हो गए, और ये कौन सा हो गया? ये निलय हो गया, ये निलय हो गया ना। अब आलिंद और निलय के बीच में भी अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाली खांच है, ये वाली है ना, ये वाली जो खांच है वो किसके बीच में है? ये आलिंद और निलय के बीच में है। इस खांच को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस जो किस किस के बीच में है? आलिंद और निलय के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में। तो आलिंद और निलय को दोनों को सेपरेट करने वाली जो खांच है वो कौन सी है? कोरोनरी सल्कस है, ठीक है। ये कौन सी हो गई? कोरोनरी सल्कस हो गई। अब देखिए, अब थोड़ा इसको भी चेंज करके बना लिया जाए। अब बात करते हैं निलय को सेपरेट करने वाली खांच। तो निलय को सेपरेट करने वाली जो खांच होती है ना, वो थोड़ी सी झुकी होती है। देखो ये वाली किसकी तरफ झुकी हुई है? ये तो अपने बाएं आलिंद की तरफ झुकी हुई है, लेकिन ये जो खांच है ये किसकी तरफ झुकी हुई है? दाएं निलय की तरफ झुकी हुई है। इसी वजह से जो दायां निलय होता है वो तो कैसा होता है? छोटा होता है। और बायां निलय कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। और इस वाली खांच को अपन क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे अंतरा। अंतरा कौन सी वाली हो जाएगी? ये निलय हो जाएगा ना, निलयी खांच, अंतरा निलयी खांच। आ गया होगा समझ में? ठीक है। देखिए आलिंद और निलय के बीच में कौन सी खांच है? ये जो सेपरेट करने वाली जो पट्टी है, इस पट्टी को अपन नाम क्या दे रहे हैं? कोरोनरी सल्कस कह रहे हैं। आलिंद के बीच में जो ये खांच है इसको हम क्या कह रहे हैं? अंतरानिलयी खांच कह रहे हैं। और जो निलय के बीच में जो ये खांच है इसको हम क्या कह रहे हैं? अंतरानिलयी खांच कह रहे हैं। वो अंतरा आलिंदी खांच हो गया। अरे अरे अरे, यहां मैंने गड़बड़ कर दी है बच्चों। अंतरा आलिंद खांच, ठीक है, वो अंतरा आलिंद खांच हो गया। और ये कौन सा हो गया? अंतरा निलयी खांच हो गया। ठीक है। आज मुझसे इतनी ज्यादा मिस्टेक हो रही है ना लिखने में, बोलती कुछ और लिखे कुछ और ही रही हूँ, लेकिन आप ध्यान थोड़ा समझ जाना है ना, आज थोड़ा कवर कर लेना। चलिए ये समझ में आ गया ना कौन सी खांच किसके बीच में है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको रफ कर लेती हूं मैं थोड़ा। और चलिए अब बात करते हैं जो हृदय है, हृदय की बात करते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं। हमने कहा कि ये जो दायां आलिंद है, अभी अभी हमने क्या देखा? देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान रखना ये चीज, दायां आलिंद छोटा होता है, बायां आलिंद कैसा होता है? बड़ा होता है। उसी तरह से ये जो दायां आलिंद है, फिर गड़बड़ कर रही हूं, यहाँ पर दायां निलय है, सॉरी दायां निलय कैसा है? छोटा है। और बायां निलय कैसा? बड़ा है। जबकि दायां आलिंद हम बात करें तो ये कैसा है? बड़ा है, बड़ा है। और ये कैसा है? ये छोटा है, ये छोटा है ना। उल्टा सिस्टम हो रहा है ना यहाँ पर, ये चीज आपको पता है ना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ये बायां आलिंद है ना, बायां आलिंद, इसकी जो भित्ति होती है, ये इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है भैया। इसकी भित्ति कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। क्यों? क्यों होती है ऐसा? क्यों?
क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखा है कि पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में ब्लड जो है वो बाएं निले से ही पूरे शरीर में जाता है। तो इसका मतलब इसको जोर से धड़कना होता है, जोर से संकुचन करना होता है। तो जोर से संकुचन करने की वजह से कहीं इसकी भित्तियां फट ना जाए, इस वजह से बाएं नीले की भित्ति कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है, जबकि इसकी भित्ति कैसी होगी, थोड़ी छोटी होगी। अच्छा, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें कि भाई फिर आलिंद में कौन सी भित्ति मोटी होगी, तो आलिंद जो है वो दाएं आलिंद की भित्ति मोटी होगी। कैसी होगी? दाएं आलिंद की भित्ति। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो शरीर का ब्लड भरेगा वो किसके अंदर भरेगा? सबसे पहले आकर किसमें भरेगा? ये दाएं आलिंद के अंदर भरेगा, इसीलिए इसकी भित्ति कैसी होगी? यहाँ पर मोटी होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कुछ और बातें सीख लेते हैं। ये आलिंद हो गया, ये निलय हो गया, और ये अंतरानिलय खांच हो गई, ये सल्कस हो गया। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। वैसे आप लोग समझदार हो और पहले ही सारी चीजें पढ़ चुके हो। ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में बनती है क्या? CO2। बॉडी में क्या बनती है? CO2। और इस CO2 को ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है, पूरे शरीर की CO2 वाला ब्लड जो लेकर जाने वाली रक्तवाहिनी जो है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं इसको? महाशिरा। और महाशिरा में कौन सा ब्लड बहता है? CO2 वाला रक्त बहता है। तो यहाँ से महाशिरा वाला जो ब्लड है, यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा? अच्छा, महाशिरा इसको लेकर जा रही, लेकिन किस में लेकर जाएगी? सबसे पहले दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में ले जाएगी यहाँ पर, है ना। और दाएं आलिंद के अंदर ये भर देगी। जैसे जैसे दाएं आलिंद भरता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में इस प्रकार से त्रिवलनी कपाट होते हैं। कौन से कपाट? त्रिवलनी कपाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। त्रिवलनी कपाट किसके बीच में है? ये दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में है, यहाँ पर ये कपाट है। और ये कपाट का काम क्या है पता है? जैसे जैसे ब्लड ऊपर की ओर भरेगा, ये वैसे वैसे नीचे होते जाएंगे, और ब्लड कहाँ आ जाएगा? फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा दाएं आलिंद के, दाएं नीले के अंदर। ब्लड आलिंद पहले, सबसे पहले दाएं आलिंद में आया, वैसे वैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया, और उसके बाद में ये खुला इस तरह से नीचे की, सिर्फ एक तरफ ही खुलते हैं, ये वापस ऊपर की ओर नहीं खुलते। तो वैसे ही ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, फिर आप सभी को पता है कि दाएं नीले से एक रक्तवाहिनी निकलती है, यहीं से एक रक्तवाहिनी निकलती है, जो दाएं नीले से ब्लड को कहाँ ले जाएगी? शुद्ध होने के लिए, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, तो शुद्ध होने के लिए ये कहाँ पर ले जाएगी? ये लंग्स के अंदर, यानी फेफड़ों के अंदर ये ले जाएगी। और कौन सा ब्लड जाएगा इसके अंदर? CO2 वाला रक्त जाएगा, CO2 वाला ब्लड जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर शुद्ध होकर ब्लड जो है वो वापस कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, कौन सा ब्लड कहाँ से कहाँ पर जा रहा है और कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है लंग्स से शुद्ध होकर। ये कौन सा है? बायां आलिंद है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आ जाएगा। और अब इसके अंदर क्या है? CO2 वाला ब्लड है, यहाँ सॉरी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हमने नाम क्या दिया था? ये हमारी फुफ्फुस धमनी है ना। ये वाली कौन सी है? फुफ्फुस धमनी है। और फुफ्फुस धमनी के अंदर कौन सा वाला ब्लड बह रहा है? CO2 वाला ब्लड बह रहा है। और ये वाली ये जो रक्तवाहिनी है वो कौन सी है? फुफ्फुस शिरा है। और फुफ्फुस शिरा में कौन सा ब्लड बह रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है ना, ऑक्सीजन वाला रक्त बह रहा है। अब देखो, जैसे जैसे ब्लड, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, जैसे जैसे यहाँ पर ब्लड भरेगा किसके अंदर? बाएं, ये वाला कौन सा भाग हो गया अपना? ये वाला बायां भाग हो गया ना, बाएं आलिंद के अंदर भरेगा, वैसे वैसे देखो नीचे प्रेशर पड़ेगा, और किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? वैसा ही यहाँ पर भी एक कपाट होता है। किसके बीच में? आलिंद और नीले के बीच में। कौन सा कपाट होता है यहाँ पर? यहाँ पर होता है द्विवलनी कपाट। कौन सा कपाट होता है यहाँ पर? द्विवलनी कपाट। ठीक है, इसमें 2 वलन होते हैं, और वैसा ही सिस्टम है बिल्कुल। यहाँ भरेगा, प्रेशर पड़ेगा, नीचे की ओर खुलेगा, और ब्लड कहाँ पर आ जाएगा अपना? किसके अंदर आ जाएगा? इस बाएं नीले के अंदर। इस बाएं नीले के अंदर ब्लड भर जाएगा। तो अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर समझना, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट है? त्रिवलनी कपाट है। जबकि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट है? द्विवलनी कपाट है। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आपको पता ही है कि यहाँ से एक रक्तवाहिनी निकलेगी। कहाँ से? ये अपना बायां जो नीले है, यहाँ से एक रक्तवाहिनी निकलेगी,
और ये रक्तवाहिनी संपूर्ण शरीर में रक्त को ले जाने का काम करेगी, संपूर्ण शरीर में ये रक्त को ले जाने का काम करेगी। और ये वाला जो रक्त है ये कौन सा होगा, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा और इसको हम क्या कहते हैं, इसको महाधमनी के नाम से जानते हैं, एओर्टा के नाम से जानते हैं, महाधमनी के नाम से। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, ये वाली तो कौन सी हो गई, फुफ्फुस धमनी, और ये हो गई महाधमनी। फुफ्फुस धमनी और महाधमनी के यहाँ पर भी कपाट होते हैं। कहाँ पर, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी, धमनी जो है ना यहाँ पर, धमनी के आगे याद रखना, यहाँ पर भी कपाट होते हैं। कौन से कपाट होते हैं भैया, ये दोनों कौन से कपाट हैं, इनको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। किस किस के बीच में है ये, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी के बीच में है। दोनों धमनियों के सिरों के ऊपर, बीच में तो यूं नहीं कह सकते, दोनों धमनियां जहां से शुरू होती है वहां पर ये कपाट है। और इनका काम क्या है, क्योंकि रक्त ऊपर की ओर जा रहा है, कहीं वापस नीचे की ओर ना आ जाए, इसलिए ये कपाट लगे होते हैं। तो ऊपर तो ब्लड को जाने देते हैं, वापस नीचे नहीं आने देते। कपाट का काम ही एक ही है कि एक दिशीय प्रवाह करते हैं ये। कोई भी कपाट हो, चाहे द्विवलनी हो, चाहे त्रिवलनी हो, चाहे अर्धचंद्राकार कपाट हो, ये हमेशा एक दिशा के अंदर प्रवाह करवाते हैं। किसका, ब्लड का। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया, कौन सा कपाट किसके मध्य में पाया जाता है ना, और इनके धमनियों के सिरों के ऊपर कौन सा कपाट पाया जाता है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आलिंद हमने पढ़ लिया, निलय हमने पढ़ लिया, है ना। और आपको ये भी पढ़ा दिया है मैंने कि जो आलिंद होते हैं, है ना, दोनों आलिंद वैसे निलय के कंपैरिजन छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कोरोनरी सल्कस है वो ऊपर की ओर होता है, तो दोनों आलिंद छोटे होते हैं, दोनों निलय बड़े होते हैं। अच्छा, इनमें भी अगर हम कंपेयर करें तो जो बायां आलिंद है वो कैसा होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी खांच इसकी तरफ मुड़ी होती है। कौन सी खांच है, ये अंतरा आलिंद खांच है, तो ये किसकी तरफ मुड़ी हुई होती है, बाएं आलिंद की तरफ मुड़ी होती है, इसीलिए ये खांच इसकी तरफ मुड़ी होती है। तो ये कैसा होता है, छोटा हो जाता है, और ये जो दायां आलिंद है ये कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि निलय के बीच में पाई जाने वाली अंतरा निलय खांच जो है वो मुड़ी होती है किसकी तरफ मुड़ी हुई है, ये दाएं निलय की तरफ मुड़ी हुई है। इसीलिए ये जो दायां निलय है ये छोटा हो जाएगा और बायां निलय कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किसकी भित्ति मोटी होती है, ये जो बायां निलय है इसकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि यहाँ से जब ये यहाँ से संकुचन करेगा तो पूरा ब्लड जो है पूरे शरीर में जाना है, तो संकुचन इसमें जोरदार होता है, इसलिए कहीं ये फट ना जाए, इसकी भित्तियों के अंदर घर्षण ज्यादा ना हो जाए, इसी वजह से ये इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। ये हमने पढ़ लिया है। चलिए उसके बाद में हमने देख भी लिया कि इनके बीच में कौन से कपाट पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जो दायां आलिंद और दायां निलय है इसके बीच में त्रिवलनी कपाट, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में द्विवलनी कपाट है। और इसके अलावा जो धमनी और दोनों धमनियां हैं, कौन सी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी और कौन सी वाली, महाधमनी, इनके सिरों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, सिरों के ऊपर भी कपाट लगे हुए हैं। लेकिन कौन से हैं ये, अर्धचंद्राकार कपाट। और सभी, चाहे अर्धचंद्राकार कपाट हो चाहे कोई भी कपाट हो, इनका काम एक ही है कि ये ब्लड का एक दिशीय प्रवाह करवाते हैं। ये एक दिशा में ही ब्लड को भेजते हैं, वापस आने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्लड नीचे आ गया तो अब ये वापस, ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं ना, ये नीचे की ओर खुलते हैं। तो ब्लड एक बार नीचे आ गया निलय में तो ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा वापस। क्यों, क्योंकि ये वापस बंद हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी क्रियाविधि में पढ़ेंगे, अभी बस आपको संरचना बता रही हूँ कि कौन सा कहाँ पर क्या होता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीजों की। फिर से बनानी हूं, ये हो गया अपना आलिंद, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, और फिर इसके नीचे ये हो गया अपना निलय, और ये अपनी हो गई अंतरा निलय खांच, है ना। चलिए अब देखिए, अब हम इसकी बात करें क्रिया विभव की, भाई इसमें क्रिया विभव उत्पन्न होता है, इनमें धड़कन जो पैदा होती है कैसे क्या होती है। तो देखिए ये वाला जो अपना दायां आलिंद है, मैं लिख ही लेती हूँ क्योंकि मुझे दाएं बाएं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये कौन सा है, दायां आलिंद है, ये दायां निलय है ना, और फिर वो कौन सा हो गया, बायां आलिंद, और ये कौन सा हो गया, बायां निलय। ठीक है, अब देखिए दाएं आलिंद में ध्यान से समझिएगा, दाएं आलिंद में दाईं तरफ यहाँ पर एक नोड होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक नोड होता है,
और इस नोड को हम नाम से किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं एसे नोड। क्या कहते हैं इसको? एसे नोड। एसे नोड का पूरा नाम क्या है? साइनोएट्रियल नोड। क्या नाम है इसका? साइनोएट्रियल नोड। और ये नोड कहाँ होता है? दाएं आलिंद में दाईं तरफ होता है। दाएं आलिंद में दाईं तरफ होता है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या कहते हैं? एसे नोड कह देते हैं। और ये एसे नोड जो है ये किसका बना हुआ है? ये पेशी का बना हुआ नोड है। पेशी का बना हुआ, पेशी है ये एक प्रकार की, ठीक है। तो हृदय पेशियां होती है। हृदय के अंदर कौन सी होती है? हृदय पेशियां होती है। और ये हृदय पेशी का ही एक नोड है। यहीं से आवेग की उत्पत्ति होती है। यहीं से आवेग, धड़कना जो शुरू होता है ना हृदय, वो यहीं से उत्पत्ति होती है यहाँ पर आवेग की। और ये आवेग की उत्पत्ति जो है ये कहाँ जाती है? ये देखिए कुछ तंतु निकलते हैं यहाँ से, कुछ बंडल निकलते हैं यहाँ से, तंतु निकलते हैं। और इसी दाएं आलिंद में बाईं तरफ नीचे की ओर, दाएं आलिंद में बाईं तरफ नीचे की ओर एक और नोड लगा होता है। इसके पास में ये आवेग जाते हैं और इसको हम कहते हैं, इस आवेग को हम कहते हैं एवी नोड। क्या कहते हैं? एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके पास में ये आवेग जाते हैं और उसके बाद में देखिए एवी नोड से एक बहुत बड़ा सा बंडल निकलता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बंडल निकलता है और ये बंडल पूरे जो अंतरालेय खांच है ना उसके ऊपर से होता हुआ ये बंडल जाता है, ठीक है, ये बंडल जाता है। और इस बंडल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंज के बंडल। क्या कहते हैं इसको? हिंज के बंडल। और हिंज के बंडल में ये आवेग चला जाता है। कहाँ से शुरू हुआ? एसे नोड से। एसे नोड से गया एवी नोड के अंदर और एवी नोड से कहाँ पर चला गया? ये हिंज के बंडल में। और यही हिंज के बंडल जो होते हैं ये फिर फैल जाते हैं इस प्रकार से फैल जाते हैं पूरे हृदय के अंदर। और पूरे हृदय के अंदर ये धड़कन उत्पन्न कर देते हैं। और जो ये छोटी छोटी संरचनाएं जो मैंने अभी बनाई है हिंज के बंडल के, ये वाली है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो तंतु जो निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु। क्या कहते हैं इसको? पुरकिंजे तंतु, ठीक है। तो देखिए क्या कहा मैंने कि यहाँ पर एक एसे नोड नामक संरचना होती है, एक पेशी की बनी हुई संरचना। यहाँ से आवेग की उत्पत्ति होती है। फिर ये कहाँ पर जाते हैं? एवी नोड के पास में। एवी नोड से कहाँ पर जाएंगे? हिंज के बंडल के पास में। और हिंज के बंडल से ये कहाँ जाएंगे? पुरकिंजे तंतु के पास में। और इस प्रकार से हृदय की जो धड़कन है वो पूरे के अंदर है ना भाई, आवेग पूरे के अंदर फैल जाता है, पूरे हृदय के अंदर फैल जाता है। तो हृदय जो है फिर पूरा धड़कने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये संरचना, बाह्य संरचना जो थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाते हैं वो अपनी स्कूल और कोचिंग के ही नंबर है, तो आप उन पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो अभी 10th पास आउट होकर 11th क्लास में आए हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हृदय की संरचना हमने कहाँ से शुरुआत की थी भैया? हमने स्टार्टिंग की थी कि भाई इसकी नॉर्मल बेसिक जानकारी ली थी, उत्पत्ति किससे होती है, स्थिति कहाँ होती है। आप नोट्स बना सकते हो आराम से, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा कि मध्यावकाश जो है वो क्या होता है, मीडियम कैविटी क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हृदय तो खुद की भित्तियां तो है, लेकिन उसकी दोनों ओर भी, चारों ओर भी, दोनों ओर क्या होता है, चारों ओर भी झिल्लियां पाई जाती है। 2 झिल्लियां होती है जिसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि हृदय की खुद की भी भित्तियां होती है। हृदय की खुद की भित्तियां कौन कौन सी है? बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली कौन सी हो गई? एंडोकार्डियम, ठीक है। चलिए उसके बाद में मानव हृदय जो है हमने कहा कि पेशी जनित होता है और अभी हमने पढ़ा भी था पेशी जनित क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसे नोड नामक एक पेशी का गुच्छा पाया जाता है, वहीं से आवेग की उत्पत्ति होती है ना। और उसके बाद में हमने आलिंद और निलय के बारे में पढ़ा। आलिंद छोटे, निलय बड़े, कौन सा आलिंद बड़ा, कौन सा निलय बड़ा, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो है कपाट के बारे में पढ़ा। त्रिबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। स्थिति देखनी है अभी आपको सिर्फ, है ना। कार्य वैसे भी जब मैं पढ़ाऊंगी तब समझा ही दूंगी, अभी हमने कार्य नहीं पढ़े हैं, हमने सिर्फ स्थिति देखी है कि कौन सी संरचना कहाँ पर होती है। उसके बाद में हमने एसे नोड, एवी नोड और कौन सा हिंज के बंडल और पुरकिंजे तंतु के बारे में अध्ययन किया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और क्योंकि बहुत दिन हो गए क्लासेस नहीं ली हैं तो बच्चों को नहीं पता है कि फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है जल्दी से जल्दी जुड़ पाए और फिर हम अपनी कंटिन्यू क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से लें। और उसके बाद में जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पूरे का
हम टेस्ट लेंगे, है ना, लाइव टेस्ट लेंगे। लाइव टेस्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगी बहुत सारे, और हम साथ में उनको सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैटर आप यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री का अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग, और आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको उतना ही मैटर मिलेगा जितना कि किसी कोचिंग संस्थान के अंदर मिल रहा है ना। नोट्स जो है वो आप यहाँ से उतार सकते हैं, है ना। जो भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशन नहीं होती बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस देने की, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर अपनी क्लासेस देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये क्लासेस, का कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं है। और यूट्यूब पे तो ज्यादातर फ्री होती है भैया, यूट्यूब पे तो कोई पैसे लगते भी नहीं है, ठीक है। तो हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप भी जरूर टाइम निकालकर इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को फायदा हो रहा है, तो हम लोग और ज्यादा से ज्यादा मैटर अवेलेबल करवा पाए। थैंक यू।